हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। दिस इज़ अबाउट मी। वेलकम टू रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हम रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए। GS4 में हिंदी माध्यम से हमारा जो टारगेट है, जो चुनौती हमने स्वीकार की है, वो है 120 से ऊपर। और हिंदी माध्यम में जो 15-20 चयन हो रहे हैं, वो भी गंदी रैंक से, उसको हम टारगेट करेंगे कि टॉप 50 में अपने स्टूडेंट्स आएँ और टोटल 20 से कम 100 स्टूडेंट्स तो हिंदी माध्यम के सेलेक्ट हों। ये मैं हूँ, रिज़ाइन कर दिया। और जो ख़ास बात है, आप मुझे जानते होंगे सिनॉप्सिस IAS से, तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से वापस हिंदी। हिंदी का एक ही रीज़न है, ताकि आपकी कुछ मदद कर पाऊँ या फिर इस फ़ाइट में कहीं आपके साथ हो पाऊँ। हालांकि मुझे पता है ये फ़ाइट टफ़ है, लेकिन इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। तो नीति शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। नीति शास्त्र में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज कि मानवीय सहसंबंध, जो सिलेबस का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है। इसमें एक टॉपिक लिखा है नीति शास्त्र के निर्धारक। तो एथिक्स के क्या निर्धारक होते हैं? 3 चीज़ें हैं: सार तत्व, निर्धारक और परिणाम, यानी कि इसेंस, डिटर्मिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम आज डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन से निर्धारक हैं इसके। तो इसके जो निर्धारक हैं, निर्धारक होता क्या है पहले आप ये बताओ। निर्धारक का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ, तो उसका रिज़ल्ट आने के लिए मेरे क्या फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे अगर आपको आज़ादी चाहिए, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर क्या था? जब तक अंग्रेज़ों को आप देश से नहीं निकाल दोगे, तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आपके जो निर्धारक थे, फ्रीडम स्ट्रगल, अंग्रेज़ों को बाहर निकालना, आपका जो परिणाम हुआ वो आपकी आज़ादी हुई। तो सिलेबस में आप देखो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके निर्धारक क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, ठीक है। अगर आपको IAS बनना है तो उसके निर्धारक क्या होंगे? पहली चीज़, आप पढ़ो। दूसरी, बेवकूफ़ियाँ मत करो। तीसरी चीज़, सिंसियर रहो, पढ़ो, ढंग की चीज़ पढ़ो, ठीक है। चौथी चीज़ और भी कुछ हो सकती है, कई कारण हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो निर्धारक हैं। निर्धारक मतलब अगर मुझे कुछ करना है, A डिटरमाइंस B। अगर A उपस्थित है तभी B होगा। अगर आपका देश आज़ाद है तभी आपकी खुद की सरकार होगी। तो ये निर्धारक हुए। तो निर्धारक नैतिकता या नीति शास्त्र में जो निर्धारक हैं, मानवीय व्यवहार के कारकों पर निर्भर काफ़ी ज़्यादा करता है। मानव के व्यवहार में क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, वो आपकी फाइनली ये बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और कहीं ना कहीं अगर हम यही बात करें, यही तो नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र या नीतिगत जो निर्णय है, तथ्यपरक एथिक्स जिसे हम कहते हैं, एथिक्स, वो यही है। तो ये निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़, सिंगल पर्सन, एकल व्यक्ति। सबसे पहली बात, कितना ही अच्छा समाज हो, कितना ही अच्छा देश हो, कितना ही अच्छा संगठन हो, अगर कोई एक व्यक्ति करप्ट है या एक व्यक्ति अच्छा नहीं है तो नहीं है। अंग्रेज़ पूरी अपनी ताकत से खड़े थे, उनके सामने एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं इनको भगाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस उनकी आर्मी के सामने अपनी आर्मी लेके खड़े हो गए। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कुछ चीज़ें निर्धारक करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक व्यक्ति अपने सपने पर सजाता है और उसको बड़ा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति दुनिया को चेंज करने का मादा रखता है, नॉट मुद्दा। देखो दोस्तों, मेरे साथ एक दिक्कत है। जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, 2006 से अब 2020 आ गया है, वापस अब यहाँ पर हिंदी में आया हूँ। तो विद टाइम मैं खुद भी हिंदी काफ़ी कुछ भूल गया हूँ। तो अगर आपको लगे कि इस कंटेंट में कहीं वर्तनी की अशुद्धियाँ हो, ट्रांसलेशन की मिस्टेक हो या कुछ भी हो, तो आप मुझे बिल्कुल बताओ, मैं उन कमियों पर काम करने की कोशिश करूँगा। एक अच्छी बात यह है कि जो ये कंटेंट है, ये बेसिक जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उनसे बनाया गया। इसमें आपको लेक्सिकॉन और ये सुब्बा राव तो ठीक है, ये सब तो फालतू चीज़ें हैं। मेन जो इसमें कंटेंट जो आपको अप्लाइड एथिक्स में दिखेगा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के जो एथिक्स हैं और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ एथिक्स, वहाँ से कंटेंट मैंने लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है, संस्कृति या देश। संस्कृति मतलब होता है कल्चर, और देश मतलब होता है नेशन या फिर कंट्री। तो अब आप ये बताओ कि ऑब्वियसली संस्कृति कैसी होगी, उससे ये पता चलेगा कि वहाँ नीति है नहीं है। सपोज़ कहीं गुंडागर्दी की राजनीति है, ठीक है, गुंडागिरी है, तो वहाँ की कल्चर वैसी ही होगी। तो उनके लिए नैतिकता उस तरह से ही डिटरमाइन होगी, जैसे उनकी वैल्यूज़ होंगी, उनके जो मूल्य होंगे उसके अकॉर्डिंग। कोई धर्म, उसमें अगर मांसाहारी खाना अगर अलाउड है, तो उस धर्म में फिर जानवरों की किलिंग बैन नहीं होगी। जैन धर्म की बात करो, वो
नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो उनके यहाँ बिल्कुल बैन है। हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई हुआ, यहाँ पर उतनी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता जितना कि जैन लोग देखा करते हैं कि मांस भक्षण या जानवरों की हत्या करना। तो ये संस्कृति या देश पर भी डिपेंड करता है कि क्या आपका देश है, देश किस कल्चर पर बना है, क्या वैल्यूज़ हैं देश की। और ये मतलब देश का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। सपोज़ भारत एक अलग चीज़ है, एक देश अलग चीज़ हो गया, और अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, सपोज़ मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या उसके अंदर अगर काम कर रहा हूँ रेलवेज़ में, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, तो इन दोनों के जो निर्धारक होंगे वैल्यूज़ के वो अलग होंगे। रेलवे चलाने के लिए अलग वैल्यूज़ चाहिए, अलग निर्धारक तत्व हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उसको चलाने के लिए अलग निर्धारक होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संगठन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं इसके अलावा, ये तो नॉर्मल है, इसके अलावा जो और पॉइंट्स हैं जिनसे नीति या नैतिकता या नीति शास्त्र डिफ़ाइन होती है। मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। मूल्य में आप जानते हो अच्छे मूल्य और नेगेटिव मूल्य दोनों होते हैं। अगर किसी कल्चर में नेगेटिव मूल्य को प्रोत्साहन दिया जाता है तो फिर वहाँ नेगेटिव एथिक्स ही आएगी। शिक्षा के स्तर, जैसे मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है कि काफ़ी अभी पिछड़ापन है, लेकिन आप ये देखो जो बहुत अच्छी मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, बहुत ही संभ्रांत सोच रखती हैं, बहुत ही प्यारा उनका कल्चर है, आप उनसे बात करोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ही आपके अदर रिलीजन्स में भी है। तो शिक्षा के स्तर, धार्मिक मान्यताओं पे सीधे सीधे रिलीजन से हमेशा नैतिकता डिसाइड होती आई है। इनफैक्ट नैतिकता के जो ठेकेदार हैं वो धर्म गुरु ही हैं। अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। हो सकता है आज मैं बहुत ही सॉफ्ट पर्सन हूँ और मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे विद टाइम एक नालायक आदमी बनने पर मजबूर कर देते हैं, ये भी हो सकता है। कार्य संस्कृति, मुझे अपने डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करना पड़ा, मुझे कार्य संस्कृति नहीं पसंद आई, तो अल्टीमेटली वो निर्धारक हुए मेरे रेजिग्नेशन के लिए, ठीक है। तो ये कई चीज़ें हैं जिससे आपकी नैतिकता या कोई भी एक्शन, ह्यूमन एक्शन जो होते हैं डिसाइड होते हैं। आप एक चीज़ देखो, सिलेबस में लिखा है नैतिकता के निर्धारक, ठीक है, और नैतिकता के परिणाम, ठीक। तो अल्टीमेटली आप देखो सिलेबस कुछ इस तरह से लिखा है कि ये है एथिक्स, नीतिशास्त्र, आपको एथिकल बनना है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, निर्धारक क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, क्यों आप एथिकल होना चाह रहे हो। साथ में एक टॉपिक और लिखा है इसेंस ऑफ एथिक्स, सार, ठीक है, वो सार ये है। अल्टीमेटली आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो जिससे आप एथिक्स का सार डेवलप करते हो, परिणाम। तो जब भी आपको ये तीनों टॉपिक में से, चाहे वो निर्धारक या फिर सार से या फिर परिणाम से कोई क्वेश्चन आए, तो आप ये फिगर आंख बंद करके बेधड़क बना देना, ठीक। हाँ, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे, शासन में नैतिकता। अगर हम आपको कहें एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, ये ARC, सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है उसमें एक चैप्टर नंबर 4 है, रिपोर्ट नंबर 4 है, वो पूरी शासन में नैतिकता या नीतिशास्त्र उसके बारे में लिखी गई है। तो देश के सामाजिक, मतलब आपकी सोसाइटी कैसी, राजनीतिक, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हो सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम मेनली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम हो सकते हैं आपके मेनली तीन टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। एक होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट होते हैं, तीसरे जो होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। जैसे आप भारत की बात करो तो पहले सोशलिस्ट कल्चर पे बात करता था, संविधान भी आपका इसके बारे में बात करता है, समाजवाद की, ठीक है। इनफैक्ट आपके संविधान में प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, समाजवादी। 1991 के जो रिफॉर्म्स आए उससे कहीं ना कहीं हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े। ये जो टर्म्स है ना, इंग्लिश में तो आप रटो ही, बट हिंदी में तो आपको आनी ही चाहिए, समाजवाद, हाँ, इंग्लिश में भी आनी चाहिए। और मिक्स कल्चर, जैसे अब 1991 के बाद आपका मिक्स कल्चर है। कैपिटलिस्ट को आप देख सकते हो, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा है तो इस तरह का है। सोशलिस्ट मतलब अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। जैसे आप पार्टी वाइज करो तो BJP एक कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव वाली पार्टी है, और सोशलिस्ट मतलब जो कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है वो समाजवाद की तरफ झुकाव वाली पार्टी है। तो वहाँ का जो राजनीतिक कल्चर है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा। कैपिटलिस्ट कंट्री में अलग तरह की नैतिकता होगी या नीति उसके होंगे, और
जो आपके समाजवादी कल्चर होंगे वहाँ अलग तरह की नीति होगी। जो आपके पूंजीवादी अगर सरकार है तो वहाँ पर फ्री सिस्टम को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। सोशलिस्ट कल्चर जो है वो फ्री के ऊपर बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, मज़दूरों की बातें करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। शासन में नैतिकता इनसे डिफ़ाइन होती है। जैसा आपका राजनीतिक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही आपका समाज या शासन बिहेव करेगा। देन आर्थिक इकोनॉमिक, अमेरिका और नेपाल या भूटान आप कह लो, ठीक है, ये दो अलग अलग देश हैं। दोनों का जो नैतिकता है ना वो अलग तरीके से डिफ़ाइन होती है। अमेरिका के लिए किसी एक कंट्री पर परमाणु बम से हमला कर देना भी नैतिक है, नीतिगत है। और भूटान के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने कहा कि हम एक हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी का हमने एक इंडेक्स निकाल लिया, तो वो भी बड़ी चीज़ है। तो आर्थिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस हमेशा से आपको बताता है कि आप नीतिगत हो या नहीं हो। जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास के कल्चर में लोग जितने अमीर होते जाते हैं उनमें उतने दुर्गुण आते जाते हैं। वो आपको दुर्गुण लगते हैं लेकिन हो सकता है उनके लिए दुर्गुण ना हो। सेम चीज़ अमीरों को गरीबों के जो एक्शंस होते हैं वो दुर्गुण वाले लगते हैं। तो इकॉनमी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है, क्लास डिवाइड, ठीक है, वर्गीकरण सिस्टम जो है वो है। न्यायपालिका, जुडिशरी आपकी कैसी है। जैसे भारत में जुडिशरी आपको पता होगा, संविधान का जो आर्टिकल 32 है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी न्यायपालिका को इतनी पावर दे दी है कि वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी किसी भी चीज़ को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर सकती है। इसके बाद कानून, लॉ, जैसे संविधान है लॉ ऑफ द लैंड, लोल कहते हैं, लोल होता है ना हिंदी में, तो आपका संविधान है लॉ ऑफ द लैंड, भूमि का सबसे बड़ा कानून। तो कानून में जो कुछ लिखा है, जैसे कानून में कह दिया है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में कि रिजर्वेशन, आरक्षण देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप नीतिगत हो सकते हो। अगर आपने रिजर्वेशन नहीं दिया, आरक्षण नहीं दिया, तो फिर आप अनैतिक हो गए, आपको जेल भी हो सकती है। इसी तरह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ, इनसे भी नैतिकता डिसाइड हो सकती है। तो नैतिकता का निर्धारण 3 मानकों के आधार पर किया जाता है। इसको हम जो दार्शनिक वाला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अर्थ मतलब मीन्स, एंड मतलब जो आपको करना है। अर्थ मतलब आपके वे, रास्ते क्या हैं। मीन्स मतलब आपको अचीव क्या करना है, परिस्थितियाँ, कंडीशन क्या हैं। जैसे इसको हम एक बार फ्रीडम स्ट्रगल के एग्जाम्पल से थोड़ा डिस्कस करें। गांधी जी और नेताजी बोस, ठीक है, दोनों को चाहिए आज़ादी थी, दोनों का एंड सेम था, अंत सेम था कि जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, एम सेम था, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। गांधी जी कहते थे कि अहिंसक होकर, नॉन वायलेंट होकर आप आज़ादी प्राप्त कर सकते हो। नेताजी कहते थे कि अभी मौका है, इनको खदेड़ दो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कोई क्या करता है क्या नहीं करता ये उसका चुनाव है। आपके एंड को अचीव करने के तरीके को हम मीन्स कहते हैं। डिटेल में इसको हम दार्शनिक वाले चैप्टर में समझेंगे जब हम बात करेंगे इमैनुअल कांट की, और जो वैल्यू एथिक्स जैसे सुक्रेट्स हैं, सुकरात हिंदी में कहते हैं, और प्लेटो हैं, अरिस्टो हैं, इनकी बात करेंगे। तो अंत का हो गया, अर्थ का हो गया, साथ में परिस्थितियाँ। जैसे उस टाइम पर परिस्थितियाँ क्या थी कि देश आज़ाद नहीं था, वे तत्व और वातावरण, जैसे अंग्रेज थे उन्होंने मानवीय की क्रिया को घेर लिया था और प्रभावित करते थे, उसके अकॉर्डिंग ही होना था। आज के टाइम में अगर आप अंत की बात करो तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें तो यह कोई क्रिया हो सकती है। जैसे आपको सोना है, सोना है मतलब सोना है, बस हो गया काम, मतलब दैट इज़ एंड इन इट सेल्फ, ठीक है। आप सोने के लिए सो रहे हो, आपको खाना है तो खाने के लिए खा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे उद्देश्य भी हो सकते हैं जिसका कोई और उद्देश्य, आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने के लिए पढ़ना है, एंजॉय के लिए पढ़ना है, या IAS बनने के लिए पढ़ना है। तो आप ये देखो, एंड इन इटसेल्फ भी हो सकता है या मीन्स टू एन एंड हो सकता है। तो अंत की आपको हमेशा ये बात करनी पड़ेगी। आपके लिए आज पढ़ना, आपके लिए ये लेक्चर देखना एंड है, लेकिन अल्टीमेट एंड आपका ये है IAS। आपके लिए आज सोना, आज का सोना, आज का सोना है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। 3 जो मुख्य कारक हैं वो ये हैं। पहला अर्थ, मीन, आपका वे क्या है, किस तरह से आप चीज़ें अचीव करना चाहते हो। हिंदी माध्यम से आप IAS बनना चाहते हो, अंग्रेजी माध्यम से बनना चाहते हो, या क्या अंत मतलब IAS बनना चाहते हो, ठीक है। परिस्थितियाँ, आपकी परिस्थिति क्या है, हिंदी माध्यम में आपको कोचिंग्स अवेलेबल है नहीं है, क्या है, वो आपकी परिस्थितियों में आएंगी। तो नीतिगत रूप से अगर आपको अच्छा होना है तो किसी मानवीय क्रिया को इन तीनों मानकों को संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप नैतिक रूप से अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे। अब आप खुद सोचो, आपको IAS बनना है, ठीक है, अब हम वहाँ से परिस्थितियाँ हटा दें, ना अंग्रेजी है ना हिंदी है, कोई माध्यम ही नहीं, तो आप कैसे IAS बन जाओगे। आपको आती है इंग्लिश,
या आपको आती है हिंदी, लेकिन सपोज़ कल के दिन आईएएस की परीक्षा कल से कन्नड़ भाषा में होने लगे, तो क्या आप आईएएस बन पाओगे? नहीं, ठीक है। या आप पढ़ाई ना करो, ठीक है, या आप सपना मत देखो, तो क्या आप आईएएस बन पाओगे? नहीं। या फिर आप पढ़ो ही मत, या फिर आप सोचो भी मत, तो भी आप आईएएस नहीं बन पाओगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये था मानव कार्यों में नैतिकता के परिणाम। मेरा नाम है कृष्णा। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट हमारा यही रहेगा, आपका बस यही काम है। सिनॉप्सिस पर हिंदी माध्यम मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ पर जो दूसरी फैकल्टीज़ है वो पढ़ा रही है। आपका बस एक काम है कि इस चैनल को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ध्यान रखें, समय से घर पर पहुँचें, सुरक्षित रहें और अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें।